उसके बाद ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हुआ मेरा, रोड ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी पे मुझे चोट लगी और उसके बाद से मैं व्हील चेयर पे आ गई। और रीढ़ की हड्डी की चोट मुझे गर्दन पे लगी, इसका मतलब मेरे लोअर लिम्स कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं और मेरे अपर लिम्स भी पार्शियली पैरालाइज्ड हैं। जो हमारे समाज में धारणा है डिसेबल्ड लोगों को लेकर, वो ऐसी है कि दे आर बर्डन ऑन देयर फैमिली, कि वो कुछ कर नहीं सकते या वो पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ भी लेंगे तो जॉब नहीं कर सकते या मिलेगी नहीं। मतलब वो पैरा स्पोर्ट्स की जानकारी थी, पर ये जानकारी नहीं थी कि इस डिसेबिलिटी में भी है, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिसेबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस डिसेबिलिटी में मैं कोई सपोर्ट कर सकती हूँ। देखिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो घर से निकलना इज अ बिग थिंग, यू नीड अ सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो मेडल तो उनमें मैं नहीं जीत पाई, बट with every performance I set new Asian record, and I'm consistently Asian number one rank है मेरी, Asian rank first है मेरी, and this year I could manage to win a bronze medal. तो मेरी ये चौथी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो पेरिस में हुई थी। इसमें मैंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता। नमस्कार दोस्तों, सोशल मंच पर आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस एकता बेहान जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें रिसेंट अभी एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल है और मैम एक पैरा एथलीट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं मैम की जर्नी और इनके स्ट्रगल और इनकी अचीवमेंट्स। सो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें मौका दिया आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं मैम आपकी स्कूलिंग से। सो आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं बॉर्न ब्रॉट अप हिसार में ही हुई हूँ। ओके। और मेरी स्कूलिंग न्यू श्वेता पब्लिक स्कूल से हुई है। ओके। नर्सरी से +2 तक की स्कूलिंग मैंने एक ही स्कूल से कंप्लीट ओके, की। कंटिन्यू। ओके जी, तो और मैंने अपनी मेडिकल स्ट्रीम से अपनी +2 किया था, +2 2003 में। जी, 2003 में आप पास आउट हो गए। जी। और उसके बाद ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हुआ मेरा, रोड ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी पे मुझे चोट लगी और उसके बाद से मैं व्हील चेयर पे आ गई। और रीढ़ की हड्डी की चोट मुझे गर्दन पे लगी, इसका मतलब मेरे लोअर लिम्स कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं और मेरे अपर लिम्स भी पार्शियली पैरालाइज्ड हैं। सो दैट वाज अ टफ टाइम, बट मेरी फैमिली की सपोर्ट से हमने उस टाइम को ओवरकम किया और अपनी ज़िंदगी को फिर से कंटिन्यू किया। टफ means tough is a small word for that moment actually. Yeah, that was really very tough. Very tough. क्योंकि उससे पहले मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी की चोट, उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये परमानेंट डिसेबिलिटी में तब्दील होगी या टेम्परेरी है। तो जो मेरी इंजरी हुई वो काफ़ी सीवियर थी, तो जिसकी वजह से जो मेरी डिसेबिलिटी हुई दैट इज़ परमानेंट। एंड विद द राइट रिहैब और राइट सर्जरीज मैंने अपने दिल्ली में 9 महीने बिताए, जिसमें मेरी 3 सर्जरीज हुई और रिहैब हुआ। तो उसके बाद से रिहैब के बाद से वहाँ से जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप का मतलब है जो मेरे जैसे ही लोग थे, वहाँ पे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आप व्हील चेयर यूज़र होकर भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और एक बड़ी पर्पसफुल लाइफ भी जी सकते हैं। So 9 months in a hospital. जी। So वहाँ से मतलब एक आज की जो जनरेशन है, अगर उनका एक टेस्ट क्लियर नहीं होता है वो वहीं से गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपने 9 मंथ्स एक हॉस्पिटल में रहने के बाद जो कि मतलब एक एक्सीडेंट के बाद जो कि जिसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है ना, उसके बाद वहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा। उनमें से सबसे ज़्यादा क्या था कि आपने उस चैलेंज को मतलब हैंडल किया? देखिए, उस समय मेरी एज भी 18 ईयर्स थी, मतलब बच्ची ही थी मैं, तो आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद दैट सिचुएशन। तो उस स्थिति में जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स थी वो मेरी फैमिली की थी। तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और वो आज तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो उनका बहुत अहम योगदान है मुझे उस टफ टाइम से बाहर निकालने में। और उसके बाद शिक्षा भी मैं कहूँगी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जैसे
उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ ही चेंज हो गया था। एक ये नहीं था कि सिर्फ मैं चल नहीं सकती थी, उसके अलावा जो मेरी सोशल लाइफ थी दैट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड। और बहुत सा समय मुझे सिर्फ घर पे बिताना होता था, और अगर मैं पब्लिक प्लेस पे जाती थी तो पीपल केप्ट ऑन स्टेयरिंग। सो मतलब डिसेबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल सी चीज़ है, फैमिली के लिए वो बड़ा फिनेंशियली डिमांडिंग फेस था। तो लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की उसके बाद से मुझे एक रे ऑफ होप दिखने लगी। मुझे लगने लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पहले की तरह कर सकती हूँ। और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ पे मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे को शुरू से पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने फर्स्ट ईयर में अपना कॉलेज टॉप किया साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, बूस्टअप मिला जब मेरे अच्छे मार्क्स आए कि हाँ अब भी मैं कुछ कर सकती हूँ। मीन्स कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए है या फिर अच्छा कुछ बिजनेस लर्न करने के लिए है, लेकिन एजुकेशन आपको लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए आपको एजुकेशन में ही एजुकेशन ही थी जिसके कारण आप वो सब कर पाए। जी, एजुकेशन से देखिए बहुत फ़ायदा मुझे ये हुआ। एक तो जो मेरा इंटरेस्ट का काम था मुझे उसके बारे में एहसास हुआ, और मुझे लगने लगा ये एक माध्यम है जिससे मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। और फिर से मेरी एक सोशल लाइफ भी स्टार्ट हुई, मेरे फिर से फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हुए, और मैं घर से बाहर निकलने लगी। तो काफ़ी चीज़ों में मुझे मतलब शिक्षा ने बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस दिया उस समय में। ओके, सो आप ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने क्या किया? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, और फिर वहीं से मास्टर्स किया इंग्लिश में। और उसके बाद मैंने बीएड किया जाट कॉलेज से। बट एक चीज़ जो मेरे माइंड में शुरू से थी कि वो मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। लाइक जो हमारे समाज में धारणा है डिसेबल्ड लोगों को लेकर, वो ऐसी है कि दे आर बर्डन ऑन देयर फैमिली, कि वो कुछ कर नहीं सकते, या वो पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ भी लेंगे तो जॉब नहीं कर सकते, या मिलेगी नहीं उन्हें। तो उस चीज़ को मैंने फाइट करना था, और मुझे मैं शुरू से श्योर थी कि जॉब तो आई हैव टू गेट। ऐसा नहीं है कि वो इजी रहा, बहुत से फेलियर्स देखे मैंने, बहुत से एग्जाम्स में मिस कर गई, मतलब कोई बहुत कम मार्क्स से, कोई ज़्यादा मार्क्स से नहीं। बट आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, और साथ के साथ मैं पढ़ाई कर रही थी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तो 2011 में मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की, ऑडिटर की, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हरियाणा में। और उसके बाद भी वहाँ भी लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि एकता यू शुड गो फॉर हायर एग्जाम्स एंड हायर जॉब्स। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। सो जो 2003 से लेकर 2011 तक आपका स्ट्रगल चलता ही रहा बेसिकली 7-8 साल, है ना? जी। सो बहुत एग्जाम्स दिए मैंने, जैसे अभी आपने बात की कि बच्चे निराश हो जाते हैं एग्जाम में, बट मैं अपना एक से एक नेक्स्ट गोल सेट करती रही। अब मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ टीचिंग के पेपर दिए, मैंने क्लरिकल के भी दिए, मैंने सिविल सर्विसेज के भी दिए। द गोल वाज सेट इन माय माइंड। सो किसी एक एग्जाम से निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं। राइट, मतलब फेलियर्स भी हुए और कंटिन्यू भी हुए। हाँ, और फिर मुझे जहाँ मैंने बहुत से फेलियर्स देखे, 2011 के बाद मेरे बहुत से एग्जाम्स भी पास होते रहे। हाँ, ये लाइफ में कहीं ना कहीं शायद एक बार एक सक्सेस मिल जाती है तो उसके बाद फिर सक्सेस कीप्स ऑन। सो उसके बाद फिर आपने ऑडिटर की जॉब ज्वाइन कर ली जी। और फिर कितना टाइम किया आपने उनको? वो मैंने 2.5 साल जॉब की, और उसके साथ साथ मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और फिर 13 में मेरा चयन हो गया, और वो मोमेंट सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद से जो एक हमारे सोशल पर्सपेक्टिव में बहुत बदलाव आया कि डिसेबल्ड होकर भी आप एक सिविल सर्वेंट जैसे एग्ज़ाम को पास करके जॉब अटेन कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। उसके बाद से मैंने देखा कि एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है समाज का भी और मेरे जैसे लोगों का भी। मुझसे बहुत से लोगों ने संपर्क किया जो व्हील चेयर यूजर्स हैं कि मैडम हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं और क्या हम भी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि लोगों में धारणा होती है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो शायद आप नौकरी के लिए एलिजिबल जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, उन्हें लगता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ बैरियर टू गेट अ जॉब। उन्हें लगता है कि इतनी सीवियर डिसेबिलिटी में शायद वो एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए। तो इवन इफ यू आर 100% डिसेबल्ड तो भी आपको जॉब मिल सकती है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर क्वालिफाइंग द एग्जाम्स। ओके,
सो वो बेसिकली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोल हाँ सकते जी, हैं वो life उसको। changing HCS moment क्रैक करके जो जी। जो आपको मिली उसके बाद, जी और फिर 2013 से आपने वो जॉब कंटिन्यू की। जी। ओके, सो यू जॉइंड एज I joined as an assistant employment officer. ओके Yeah, now I'm working as district employment officer. ओके। और फिर एजुकेशन, जॉब, और इसके बाद फिर स्पोर्ट्स में एंट्री कैसे, क्या मोमेंट था वो? ये भी HCS के एग्जाम के थ्रू ही हुआ हम्म, कि मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, ओके और वो मेरे कोच तक पहुंचा। मिस्टर अमित सरोहा है मेरे कोच, ओके अर्जुन अवार्डी, और वो भी पैरा एथलीट है। ओके तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि भाई आप इस डिसेबिलिटी में भी स्पोर्ट कर सकते हैं। उससे अच्छा। पहले मुझे पैरा स्पोर्ट्स की जानकारी थी नहीं थी, ओके। मतलब वो पैरा स्पोर्ट्स की जानकारी थी, पर ये जानकारी नहीं थी कि इस डिसेबिलिटी में भी है, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिसेबिलिटी है, ओके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस डिसेबिलिटी में मैं कोई स्पोर्ट कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे क्लब थ्रू से रूबरू करवाया, और मैंने बस एक टू एक्सप्लोर द न्यू फील्ड मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके और नेशनल्स में जब मेरा पहला मेडल आया, फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं इसको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली भी कर सकती हूँ। सो फर्स्ट मेडल आपका मतलब कब आपने शुरू किया और कब आपको फर्स्ट मेडल मिला? जी 2015 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और 16 में मैंने अपना पहला नेशनल खेला था, जिसमें क्लब थ्रो में गोल्ड था और डिस्कस में ब्रॉन्ज मेडल था। सो विद इन 1 ईयर आपको एक गोल्ड मेडल मिल गया उसमें। जी। वो भी एक मतलब बड़ी- अनदर लाइफ चेंजिंग जी, इवेंट। वो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, हाँ। क्योंकि उसके बाद मैंने फिर जो हमारा एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरनेशनली कॉम्पिटिशंस में कम्पीट कर सकते हैं, ओके वो मैंने अपना जब नेशनली क्वालिफाई कर लिया तो आई वॉज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल इवेंट। फिर मैं फॉरेन गई, बर्लिन गई खेलने के लिए, और वहाँ मैंने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। ओके, तो वो इंटरनेशनल आपका फर्स्ट मेडल जी, था। वो इंटरनेशनल, वो एक ओपन इवेंट थी ग्रांड प्री की, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। कौन से और किस टाइम की बात है? ये 2016 की बात है, जुलाई 2016। सिल्वर मेडल जी। उसके बाद फिर उसके बाद मेरा जो मेजर मेडल था वो 2018 में था, एशियन पैरा गेम्स जकार्ता में। ओके, एशियन जी। गेम्स। ओके हाँ, उसमें मैंने नया एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया, और पहला गोल्ड मेडल जीता अपना इंटरनेशनल। ओके उसके बाद मैंने बहुत 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में और एक पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। तो मेडल तो उनमें मैं नहीं जीत पाई, बट विद एवरी परफॉर्मेंस आई सेट न्यू एशियन रिकॉर्ड, एंड आई एम कंसिस्टेंटली एशियन नंबर 1 रैंक है मेरी, एशियन रैंक फर्स्ट है मेरी। ओके एंड दिस ईयर आई कुड मैनेज टू विन ब्रॉन्ज मेडल। तो मेरी ये चौथी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जो पेरिस में हुई थी। इसमें मैंने अपना पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल जीता, और अभी हाल ही में हमारे एशियन गेम्स हुए, इसमें मैंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता क्लब थ्रो। जी। सो ये मेडल्स तो कंटिन्यू ही, मतलब 2015 से 8 साल हो गए मेडल्स कंटिन्यू। हम मैं कंटिन्यू तो यहाँ नहीं भी कह देख पा रहा सकते, हूँ हर जगह मेडल्स। कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, बीच में ब्रेक्स भी आए हैं। कोविड में आया वो break। नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जो मैंने या पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, तो मेडल तो नहीं आ पाया उसमें। ओके और अभी भी पैरालंपिक का मेडल मिसिंग है मेरी लिस्ट में से। आई हैव वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, एशियन मेडल। ओके, तो आई एम परस्यूइंग कि मेरा एक पैरालंपिक्स में भी मेडल आए। तो नेक्स्ट टारगेट आपका हाँ, नेक्स्ट टारगेट मेरा पैरालंपिक्स है जी। कब होगा ये? ये 2024 में है पेरिस में। पेरिस में। जी। ओके, सो ये सब में मतलब आप जॉब के साथ साथ ये सब मैनेज करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो? इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि डिसेबिलिटी भी बहुत सीवियर है, और जॉब का काम, और उसके बाद फिर क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था तब तो मैंने कुछ टाइम फिजियो वगैरह की थी, लेकिन फिर लगातार 10 साल तक आई वॉज नॉट एक्टिव। तो लेकिन फिर स्पोर्ट्स के माध्यम से वो थोड़ा एक्टिवनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ी, और धीरे धीरे आप लिमिट्स को पुश करते हो, चाहे वो मेंटल लिमिट्स हैं, फिजिकल लिमिट्स हैं। और फिर मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, एंड उनकी कोऑपरेशन से फिर मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर पाई। और जैसे वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो मेरे कोच हैं जो सोनीपत में भेज रहे हैं, तो वहाँ साई सेंटर में आई गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो अभी इट इज़ मैनेजेबल एंड आई फाउंड इट ईजी। शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग था।
सो इसके अलावा आपका कुछ टारगेट है जो आप नियर फ्यूचर में आप हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स तो मेरा अब 6 महीने बाद मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ओके जापान में मई में। तो एक तो उसका है टारगेट। उसके बाद हमारे फिर क्वालिफिकेशन राउंड्स होंगे पैरालंपिक्स के लिए। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू क्वालिफाई एंड टू विन अ मेडल एट पैरालंपिक्स एज वेल। सो वीमेंस के लिए तो ये चीज़ें मतलब एक स्पोर्ट्स में आना तो वैसे ही एक चैलेंज हो जाता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं जी। सो उसमें आपने मतलब आप जो और वीमेंस आगे आना चाहती हैं चाहे वो डिसेबल्ड हैं या नहीं है मतलब उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा मैम? देखिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो घर से निकलना इज अ बिग थिंग। यू नीड अ सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है कि अगर मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ तो मुझे 2 जन चाहिए, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मुझे 2 जन चाहिए एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। तो डिसेबल्ड लोगों को अगर आप आज भी देखेंगे तो वो बहुत घर तक सीमित रहते हैं। राइट। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो हमारे समाज में हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि उनको जाने में दिक्कत होती है। अब मैं सड़क पे जाने से इतने बम्प्स हैं, इतने स्ट्रेट एनिमल्स हैं, तो दैट इज नॉट इजी फॉर अस। उसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग्स में भी अभी तक रैंप या लिफ्ट हर जगह नहीं मिलती मुझे। सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों से फिर जाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो इस वजह से जो डिसेबल्ड लोग हैं वो घर तक सीमित हैं। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। अब 2023 है और उनकी अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो वो सिर्फ 35% है। तो वो अगर पढ़ाई एटलीस्ट स्टडी अगर वो अभी तो जैसे ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो घर पे वो एक अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन, बट स्टिल अगर आप अभी देखें तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज की तो स्थिति लेस देन 30% है लिटरेसी रेट उनकी शिक्षा दर। तो उनकी शिक्षा दर कम है और एम्प्लॉयमेंट रेट तो सिर्फ 10 से 12% है। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाए। अभी तक वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, ना उनके पास एजुकेशन है ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं जो लोग डिसेबल्ड हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दे शुड कम आउट ऑफ देयर होम्स। घर से बाहर निकलिए। मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग है, बट लेकिन घर पे सीमित रह के आप अपना करियर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो घर से बाहर निकलिए और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस को बेसिकली फेस करना ही पड़ेगा। और पढ़ाई बहुत अच्छा माध्यम है आत्मनिर्भर होने के लिए, और अभी स्पोर्ट्स भी अच्छा है। स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हमारी सरकार जो है नौकरियां देती है। जिस तरह से आपका मेडल आता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, उसके अनुसार आपको नौकरी मिलती है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो आप जो भी आपकी रुचि की चीज़ है आप उसमें ज़रूर अपनी मेहनत कीजिए। एंड और अदर वुमेन को भी मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते और मेल उसको अचीव कर सकते और फीमेल्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से अगर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड इनिशियली हर किसी को, चाहे वो जेंडर बेस्ड है चाहे वो डिसेबिलिटी बेस्ड है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट हमारे अंदर उतनी क्षमता होती है। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है या मेहनत ज़्यादा लग सकती है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाती होंगी जिसमें आप अपने आप को बहुत डाउन फील करते होंगे जी। उस टाइम पर आप उस मोमेंट पर क्या मतलब ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे अंदर तो ये एक मानसिकता बन गई है कि आई ऑलवेज सेट अप माई न्यू गोल्स। जैसे मेरा टोक्यो पैरालंपिक्स में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी, तो बहुत सी चीज़ें मैं स्पोर्ट्स में और लाइफ में रिलेट कर पाती हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स में अब ठीक है हो गया, अब हमारे नेक्स्ट इवेंट की तैयारी करिए। तो यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, जो बीत गई सो बात गई। तो आप हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और अपने नए गोल सेट कीजिए, चाहे वो जीवन है, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है। फुल टाइम एक लॉन्ग गोल रखने की बजाय आप शॉर्ट गोल्स रखते जाएं और उनको अचीव करते जाएं। सो वो शॉर्ट टर्म गोल्स ही आपको लॉन्ग टर्म गोल्स तक लेके जाते हैं। जी ठीक है। ये मैम का ब्रॉन्ज मेडल है जो, और ऐसे ब्रॉन्ज काउंटिंग ही नहीं है, और मेडल गोल्ड मेडल तो
नेशनल में तो हर साल ही मैम ने अचीव किया है। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा मैम से मिलके। माई सेल्फ आई एम फीलिंग काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं मैम से मिलकर। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। थैंक्स टू यू।